आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप जब तक महसूस नहीं करोगे तब तक इसे बेहतर तरीके से समझ नहीं पाओगे बच्चों। हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर बायोलॉजी फैकल्टी अभिनव सिंह। तो बच्चों, मैं एक और करेक्ट वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि मेरे वीडियोस को पूरा देखा करो बच्चों, बिना स्किप किए हुए। जब तक आप मेरे वीडियोस को पूरा देखोगे नहीं तब तक मेरे कंटेंट के डेप्थ को, उसकी गहराइयों को आप समझ नहीं पाओगे। मैंने प्रण लिया है कि मैं बायोलॉजी से रिलेटेड जो इसकी गहराइयां हैं उससे आपको रूबरू कराऊंगा, तो मेरे वीडियोस को हमेशा की तरह बिना स्किप किए हुए पूरा देखा करो बच्चों, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब कराया करो। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियोस। In this video, we will discuss about the mechanism of opening and closing of stomata. आज के इस वीडियो में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि आखिर स्टोमाटा किस तरह से ओपन होता है और या फिर स्टोमाटा किस तरह से क्लोज होता है। आखिर कौन सा सिस्टम है जो स्टोमाटा को खुलने या बंद होने के लिए जिम्मेदार है, किस वजह से स्टोमाटा खुलते हैं या बंद होते हैं। ठीक है, इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर जो इमेज देख रहे हैं, यहाँ गौर से देखो बच्चों, ये कौन सा ऑर्गन आपको दिख रहा है। दिस इज लीफ पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, सबसे पहले हम जाने कि स्टोमाटा कहते किसको है। व्हाट इज स्टोमाटा? तो स्टोमाटा आर मेनी टाइनी पोर्स अवेलेबल ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। आप इस इमेज में देख रहे हैं कि ये एक लीफ है और इसको अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास से और मैग्नीफाई करके देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा बच्चों। और ये जो दिख रहा है आपको, इससे यह तय हो रहा है, समझ में यह आ रहा है कि लीफ के सरफेस पर काफी सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे काफी सारे पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमा या स्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, अब यह जो स्टोमाटा है यह इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा एक्चुअली? देखो, स्टोमाटा के जनरली 3 फंक्शन है। कौन कौन से स्टोमाटा के फंक्शन है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमाटा हियर? तो नंबर 1, स्टोमाटा इज द साइट ऑफ ट्रांसपिरेशन। स्टोमाटा इज द साइट ऑफ ट्रांसपिरेशन बच्चों। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है, ट्रांसपिरेशन क्या है? तो ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, यानी ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। यानी प्लांट्स के लीफ में मौजूद यह जो टाइनी पोर है जिसे स्टोमाटा कह रहे हैं, इससे वाटर का लॉस डे टाइम में सनलाइट के प्रेजेंस में होता रहता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, इसे ही हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। अब यह जो ट्रांसपिरेशन है, तो ट्रांसपिरेशन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम यह है कि ये डे आवर में होगा ताकि सनलाइट वहां प्रेजेंट हो। सनलाइट रहेगा तो सनलाइट के प्रेजेंस की वजह से ही वाटर की स्कार्सिटी हो जाएगी इन लीफ पोर्स में जिन्हें स्टोमाटा कह रहे हैं, जिसकी वजह से उनमें मौजूद जो वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होते होते वो एटमॉस्फेयर में जाता रहेगा। इसी प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन बोल रहे हैं। ठीक है, अब ट्रांसपिरेशन होना ही सिर्फ एक फंक्शन नहीं है स्टोमाटा का, स्टोमाटा में और कुछ भी होगा। व्हाट इज द अनदर फंक्शन ऑफ स्टोमाटा? तो इट इज ऑल्सो द साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंजेस ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। यानी जो भी रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, रेस्पिरेशन के लिए जो गैसेस जिम्मेदार हैं, कौन कौन से गैस जिम्मेदार हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ऑब्वियसली। इसका मतलब है CO2 and O2 are respiratory gases and these gases are actually diffused through these pores called stomata. यानी स्टोमाटा इज द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, यह भी एक फंक्शन हुआ स्टोमाटा का। स्टोमाटा का तीसरा फंक्शन है, इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फोटोसिंथेसिस में कैसे हेल्प करेगा। तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करने के लिए, इस बात को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर इसीलिए आज स्टोमाटा कैसे ओपन होता है, स्टोमाटा कैसे क्लोज होता है, इस पूरे मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे, चेष्टा करेंगे बच्चों। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं। स्टोमाटा इज प्रोटेक्टेड बाय 2 बीन शेप्ड गार्ड सेल्स। ह्यूमन किडनी की तरह, या बीन, आपने बच्चों सेम की सब्जी खाई होगी, जो सेम होता है उसके आकृति का, उसके आकार का, या फिर हमारे शरीर में जो किडनी है, जो वृक्क है, उसके आकार का
वैसा ही क्या पाया जाता है, गार्ड सेल पाया जाता है। ये जो गार्ड सेल होता है ये स्टोमाटा को प्रोटेक्ट करके रखता है, घेर कर रखता है, जो स्टोमाटा की सुरक्षा भी करता है। जैसा कि इसका नाम है गार्ड, गार्ड से ही ये तय हो जा रहा है कि इसका एक काम प्रोटेक्शन का भी है। ठीक है, अब आखिर ये गार्ड सेल होता कैसा है, ये गार्ड सेल आखिर किस नेचर का होता है। तो बच्चों आपने क्लास 9th में टिश्यू के बारे में जाना था, प्लांट टिश्यू के बारे में जाना था कि प्लांट टिश्यू दो तरह के होते थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। फिर यह भी जाना था कि परमानेंट टिश्यू भी दो तरह के होते थे, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और यह भी जाना था कि सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 तरह के होते थे, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो बस पैरेन्काइमा के बारे में जो समझा था बस उस पर फोकस करना बच्चों। हमने पैरेन्काइमा के बारे में जाना था कि पैरेन्काइमा टिश्यू जनरली क्या करता था, तो ये फोटोसिंथेसिस करते थे, फूड बनाते थे और फूड को स्टोर रखते थे। तो बस ये गार्ड सेल जो है ना, गार्ड सेल इज नथिंग बट इज एक्चुअली ए पैरेन्काइमा सेल। ये पैरेन्काइमा सेल होता है, ये पैरेन्काइमा नेचर का होता है। इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस करेगा। अब अगर हम गार्ड सेल के स्ट्रक्चर पर गौर करें, यह जो डायग्राम आप देख रहे हो, इस डायग्राम में आप गौर से देखो तो इस गार्ड सेल में आपको क्या दिख रहा है। ये जो गार्ड सेल है इसके अंदर में जो आपको डॉट डॉट जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ग्रीन कलर के, ये असल में क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, गार्ड सेल अगर ये सेल है तो इसमें न्यूक्लियस होगा, इसमें साइटोप्लाज्म होगा, इसमें सेल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, और इसके अंदर में चूंकि ये प्लांट सेल है इसलिए इसके अंदर में लार्जेस्ट प्लांट सेल ऑर्गेनल यानी क्लोरोप्लास्ट भी जरूर होगा। और आप जानते हैं ना कि क्लोरोप्लास्ट इज पॉपुलरली नोन एज किचन हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट को किचन हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं बच्चों क्योंकि फोटोसिंथेसिस का सारा काम इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर में एक ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। वो सनलाइट में मौजूद सोलर एनर्जी को वो ट्रैप करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है और उस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और फूड का निर्माण करता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट फॉर्म ग्लूकोज का सिंथेसिस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर पर थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल बस हम इतना समझने की कोशिश कर रहे हैं, अभी हम गार्ड सेल के बारे में समझ रहे हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फोटोसिंथेसिस के पूरे प्रोसेस यानी फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को और फोटोसिंथेसिस को कैसे क्यों हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं उस तथ्य को हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड ये जो गार्ड सेल्स के सिस्टम और स्टोमाटा कैसे ओपन या क्लोज होता है इस मैकेनिज्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो अभी समझा कि चलो ठीक है, ये समझा कि हाँ चलो ये स्टोमा होता है, स्टोमा जिसे स्टोमाटा भी बोलते हैं, इसे स्टोमा भी बोलते हैं, स्टोमाटा भी बोलते हैं, स्टोमेटल अपर्चर भी कहते हैं, स्टोमेटल पोर भी कहते हैं, स्टोमेटल ओपनिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टोमाटा है, स्टोमाटा को प्रोटेक्ट किसने किया, गार्ड सेल ने किया। गार्ड सेल का शेप कैसा है, ह्यूमन किडनी शेप्ड है या फिर बीन शेप्ड है। और ये जो गार्ड सेल होते हैं असल में ये स्टोमाटा की सुरक्षा करते हैं। अब ये जो गार्ड सेल होंगे ये फोटोसिंथेसिस भी करेंगे। अब अगर हम डे आवर की बात करें, अब हम थोड़ा डे टाइम में देखते हैं कि डे टाइम में कैसे स्टोमाटा ओपन हो जाता है। तो अभी हम डे टाइम की बात करेंगे, फिर इसके बाद हम नाइट आवर की बात करेंगे। अभी फिलहाल हम डे आवर की बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग डे आवर्स, तो डे टाइम में क्या होगा, डे टाइम में इस गार्ड सेल को सनलाइट भी मिलेगा, इस गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोफिल भी अवेलेबल है, और इस गार्ड सेल को एटमॉस्फेयर से CO2 भी मिलेगा, वाटर भी अवेलेबल हो पाएगा। ठीक है, तो इस वजह से क्योंकि यहां पर इस गार्ड सेल को क्या है कि ये फोटोसिंथेसिस कराने के लिए चारों रॉ मटेरियल इसको आराम से मिल जा रहे हैं, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस आराम से संपन्न करा पाएगा, प्रोसेस हो पाएगा फोटोसिंथेसिस का। एंड विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के बाद क्या बनेगा बच्चों, तो फोटोसिंथेसिस के बाद ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज विच इज ए सिंपल कार्बोहाइड्रेट फॉर्म, एंड दिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। यह ग्लूकोज फिर आगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान से सिस्टम समझना बच्चों, डे टाइम में क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए चारों रॉ मटेरियल आराम से अवेलेबल हो गए थे, CO2, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये चारों हैं, इसलिए आराम से फोटोसिंथेसिस हुआ, ग्लूकोज बना।
अब यह ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ, स्टार्च में, एंड दिस स्टार्च इज ब्रोकन इनटू मैलिक एसिड, और स्टार्च फिर किस में टूट गया है, मैलिक एसिड में, एंड द मैलिक एसिड इज आल्सो ब्रोकन इनटू मैलेट एंड H प्लस आयन। H प्लस आयन को हम लोग प्रोटोन भी कहते हैं, यानी अब मैलिक एसिड किस में टूटा, मैलेट और प्रोटोन में, एंड दिस प्रोटोन इज रिलीज्ड आउट एंड इज इंटर्ड फ्रॉम गार्ड सेल इनटू सब्सिडियरी सेल। अब देखो सब्सिडियरी सेल में ये प्रोटोन इंटर कर गया। सब्सिडियरी सेल क्या होते हैं, तो गार्ड सेल के आसपास के जो सेल होते हैं उन्हें हम सब्सिडियरी सेल कहते हैं बच्चों। तो गार्ड सेल में जो घटना भी घटी उसमें क्या हुआ था, उसमें हुआ गया कि फोटोसिंथेसिस हुआ, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ स्टार्च में, स्टार्च टूटा मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड टूटा मैलेट में, और प्रोटोन रिलीज हुआ, और प्रोटोन फिर जाकर गार्ड सेल से निकलकर वो सब्सिडियरी सेल में चला गया। अब गार्ड सेल के अंदर आयनिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने के लिए क्या होगा कि अगर गार्ड सेल से सब्सिडियरी सेल में प्रोटोन गया है तो सब्सिडियरी सेल से भी गार्ड सेल में कुछ आना चाहिए। तो सब्सिडियरी सेल से गार्ड सेल में पोटेशियम आयन आएंगे, यानी K प्लस आयन आएंगे, और K प्लस आयन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है उसको बैलेंस करने के लिए एक नेगेटिव चार्ज भी आएगा, यानी क्लोराइड आयन आएंगे, Cl माइनस आयन आएंगे, यानी K प्लस और Cl माइनस दोनों आयन्स कहां इंटर्ड हो जाएंगे, फ्रॉम सब्सिडियरी सेल इनटू गार्ड सेल्स। किस लिए, आयनिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने के लिए। अब इसकी वजह से अचानक क्या होगा कि अचानक ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक पोटेंशियल गार्ड सेल का बढ़ जाएगा। सो देयर विल बी एन इंक्रीज इन द ऑस्मोटिक पोटेंशियल और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ गार्ड सेल ड्यू टू द एंट्री ऑफ पोटेशियम एंड क्लोराइड आयन एक्सेसिवली। ठीक है, अब क्या होगा कि अब गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर बढ़ गया तो उसकी वजह से जो बगल के जो सेल है सब्सिडियरी सेल, उसमें जो वाटर स्टोर्ड है वो वाटर अब सब्सिडियरी सेल से निकलकर गार्ड सेल में इंटर करने लगेगा, और इस प्रोसेस को हम लोग इंडोऑस्मोसिस कहते हैं। यानी यहाँ पर इंडोऑस्मोसिस हो जाएगा वाटर का। अब वाटर जब पूरा का पूरा वाटर अगर गार्ड सेल में भर गया तो गार्ड सेल बिकम्स टर्गिड इन नेचर। अब गार्ड सेल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। अब गार्ड सेल जैसे ही फूलेगा तो इट एक्सर्ट्स एन एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द इनर वॉल ऑफ द गार्ड सेल, जिसकी वजह से ये गार्ड सेल के इनर वॉल पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट करेगा, एंड दिस विल रिजल्ट द ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, जिसकी वजह से स्टोमाटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो बच्चों यह सिस्टम आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर करके मैंने ये समझा। ये क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट आपको किसी भी बुक में या किसी भी वीडियो में इतने अच्छे से नहीं कोई समझाता है बच्चों, इसीलिए आप एकदम अच्छे से ध्यान से समझो। चलो एक बार फिर से रिपीट करता हूं, क्या हुआ यहाँ पर फिर से समझो। क्या हुआ कि डे आवर की बात है। डे आवर में फोटोसिंथेसिस कराने के लिए चारों रॉ मटेरियल अवेलेबल है, यानी CO2, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल चारों अवेलेबल है। फोटोसिंथेसिस हुआ कहाँ, गार्ड सेल में, और क्या बना, ग्लूकोज बना। ग्लूकोज फिर कन्वर्ट हुआ किसमें, स्टार्च में। स्टार्च फिर टूटा किसमें, मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड टूटा किसमें, मैलेट और प्रोटोन में। प्रोटोन कहाँ गया, सब्सिडियरी सेल में। सब्सिडियरी सेल से क्या आया गार्ड सेल में, तो पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन आया। उसकी वजह से क्या हुआ, तो गार्ड सेल का ऑस्मोटिक पोटेंशियल या ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से इंडोऑस्मोसिस हुआ, यानी सब्सिडियरी सेल से जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो गार्ड सेल में इंटर कर गए। गार्ड सेल के अंदर में पानी आने की वजह से क्या हो गया, पानी भरने की वजह से क्या हो गया, गार्ड सेल बिकम टर्गिड, गार्ड सेल फुल गया, टर्गिड हो गया, यानी गार्ड सेल्स का एक्सपेंशन हो गया, फैल गया, जिसकी वजह से वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट हुआ ऑन द इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल, दैट विल रिजल्ट द ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, जिसकी वजह से स्टोमाटा ओपन हो गया डे आवर में। ठीक है, अब देखो ये तो डे आवर की बात थी। अब हम नाइट आवर के सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। नाइट आवर में होगा क्या, तो देखो यहाँ पर फिर से आप ये डायग्राम देखो। अब हम नाइट आवर के सिस्टम को समझेंगे बच्चों। तो नाइट आवर में इस गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस कराने के लिए चारों रॉ मटेरियल में से एक रॉ मटेरियल इसको नहीं मिलेगा। कौन सा रॉ मटेरियल, तो देखो सनलाइट इसको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि नाइट आवर में तो सनलाइट तो अवेलेबल होगा नहीं। तो उसकी वजह से CO2 तो इसके पास रहेगा, वाटर भी रहेगा, क्लोरोफिल तो है ही, लेकिन चूंकि सनलाइट नहीं है इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस यहाँ पर परफॉर्म नहीं हो पाएगा, यानी ग्लूकोज यहाँ नहीं बन पाएगा। तो क्या होगा, तो यहाँ पर फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाएंगे, और कार्बोनिक एसिड का pH वैल्यू 5.0 होता है। चूंकि यह एसिड है इसलिए दिस एसिड हेल्प्स
in the stimulation and the activation of a natural inhibitor chemical compound known as एब्सिसिक एसिड। यानी एक एब्सिसिक एसिड नाम का एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसे ये कार्बोनिक एसिड स्टिमुलेट कर देता है, एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। एंड दिस एब्सिसिक एसिड स्टॉप्स द एंट्री ऑफ पोटेशियम एंड क्लोराइड आयन इनटू द गार्ड सेल फ्रॉम द सब्सिडरी सेल्स, जिसकी वजह से ये आपका, चलो इस सिस्टम को एक बार फिर से समझो क्या हुआ यहाँ पर। नाइट आवर में सबसे पहले क्या हुआ कि चलो सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस के लिए बाकी 3 रॉ मटेरियल रहने की वजह से भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं हो पाया। अब अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया गार्ड सेल में तो यहां पर ग्लूकोज तो बना नहीं, तो क्या हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाया। अब यह जो कार्बोनिक एसिड है जिसका पीएच वैल्यू 5.0 है, यह एसिडिक एक इन्वायरमेंट गार्ड सेल के अंदर क्रिएट हुआ जिसकी वजह से एब्सिसिक एसिड स्टिमुलेट हो गया, एक्टिवेट हो गया। और एब्सिसिक एसिड चूंकि एक नेचुरल इनहिबिटर होता है जिसकी वजह से वो एब्सिसिक एसिड यहाँ पर एक विलेन की तरह रोल में आएगा, एक विलेन का रोल प्ले करेगा और यह सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल में जो पोटेशियम और क्लोराइड आयन अंदर की ओर आ रहे थे उनके एंट्री को ये बैन कर देगा, रोक देगा वहीं पर। अब जैसे ही पोटेशियम आयन का एंट्री नहीं हो पाएगा गार्ड सेल के अंदर तो गार्ड सेल के अंदर ऑस्मोटिक पोटेंशियल या ऑस्मोटिक प्रेशर घट जाएगा। ये जो डिक्रीजमेंट होगा गार्ड सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर का, उसकी वजह से गार्ड सेल के अंदर में जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स जो भरे हुए थे जिसकी वजह से गार्ड सेल टारगेट था, अब एक्सोस्मोसिस हो जाएगा। यानी गार्ड सेल के अंदर का पानी सब क्या होगा, गार्ड सेल से निकल के अपने बगल वाले सब्सिडरी सेल में जाने लगेगा, तो एक्सोस्मोसिस होने लगेगा। अब एक्सोस्मोसिस होने की वजह से गार्ड सेल, चूंकि गार्ड सेल के अंदर का सारा पानी निकलने लगा है इसलिए गार्ड सेल बिकम्स फ्लैसिड। अब गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएगा यानी गार्ड सेल अब सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा गार्ड सेल का। अब गार्ड सेल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा दिस विल रिजल्ट एन एडिशनल प्रेशर फॉर द क्लोजर ऑफ स्टोमाटा, जिसकी वजह से स्टोमाटा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो फिर से समझो बच्चों, नाइट आवर में क्या हुआ, नाइट आवर में क्या हुआ कि सनलाइट तो था नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया, ग्लूकोज नहीं बना, तो क्या बना, फिर भी CO2 H2O के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड H2CO3 बना लिया। अब कार्बोनिक एसिड की वजह से पीएच वैल्यू 5.0 मेंटेन रहा और उस गार्ड सेल का एनवायरनमेंट एसिडिक रहा जिसकी वजह से उसने एक नेचुरल इनहिबिटर एब्सिसिक एसिड को स्टिमुलेट कर दिया, एक्टिवेट कर दिया और एब्सिसिक एसिड ने विलेन की तरह अपना नेचर बनाया और उसने पोटेशियम और क्लोराइड आयन को गार्ड सेल में अंदर घुसने नहीं दिया, जिसकी वजह से गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर घट गया और गार्ड सेल के अंदर मौजूद जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स है वो अब गार्ड सेल से बाहर निकलने लगे यानी एक्सोस्मोसिस हुआ और जिसकी वजह से गार्ड सेल फ्लैसिड हो गया, सिकुड़ गया और स्टोमाटा क्लोज हो गया, बंद हो गया। तो ये पूरा सिस्टम बच्चों यहाँ पर बहुत ही क्रिस्टल क्लियर करके मैंने समझाया है। यहाँ पर आपको अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं बच्चों, और उतने में भी अगर आपको नहीं समझ में आता है या फिर से भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को फिर से रिप्ले करके देख लो, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर इस तरह से हमने मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया बच्चों, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट and the process of photosynthesis, ठीक है। So thanks for watching my videos बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो ताकि वो भी बायोलॉजी से रिलेटेड जो इसकी गहराइयां हैं और इसका जो इंटरेस्ट है उसको भली भांति उससे परिचित हो सके बच्चों, और मेरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए इसी तरह पूरा देखा करो, तभी आपको नॉलेज मिल पाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग माई चैनल बच्चों, गॉड ब्लेस यू।